इस कहानी में हमें दिखाया जाता है कि एक जहरीला वायरस फैलने की वजह से पूरी दुनिया के सभी इंसान ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। लेकिन यह कोई आम ज़ॉम्बी नहीं है, बल्कि ये इतने तेज हैं कि दौड़ते हुए हवाई जहाज को भी पकड़ सकते हैं। कुछ इतने चालाक हैं कि इंसानों से भी हटकर सोचने की क्षमता रखते हैं, और कुछ ज़ॉम्बी कई किलोमीटर दूर तक अपने टारगेट को सिर्फ सूंघ कर ढूंढ निकालते हैं। लेकिन इस खतरे से घिरी हुई दुनिया में अब सिर्फ 2 ही इंसान जिंदा बचे हैं। क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे या नहीं, यही हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे लड़के लियो से, जो अपना पसंदीदा कार्टून देख रहा होता है। तभी अचानक उसका ब्रॉडकास्ट रुक जाता है और उसकी जगह नेशनल न्यूज आने लगती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि एक खतरनाक वायरस तेजी से फैल रहा है। लियो तुरंत अपनी माँ के पास जाता है, जो कपड़े पैक करने में लगी होती है ताकि वो दूसरे शहर जा सकें। इस दौरान लियो और उसकी बड़ी बहन एबिगेल माँ के साथ अपने पिता से वीडियो कॉल पर बात करते हैं। उनके पिता एक पायलट होते हैं और फिलहाल उन्हें उड़ान भरनी होती है, इसीलिए वो कहते हैं कि तुम लोग पहले निकल जाओ और मैं बाद में किसी सुरक्षित शहर में आकर मिलूंगा। वो बच्चों को दिलासा देते हैं और कहते हैं कि मैं हमेशा तुमसे संपर्क में रहूंगा। लेकिन तभी बाहर से जोरदार आवाज सुनाई देती है। माँ को शक हो जाता है कि वायरस अब उनके शहर में भी पहुंच चुका है। वो तुरंत सामान उठाकर बच्चों को कार में बैठाती है, लेकिन इसी दौरान हमला हो जाता है। एबिगेल किसी तरह कार के नीचे छिपकर बच जाती है, मगर उसकी माँ और लियो बदकिस्मती से ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। लियो को आखिरी बार देखते हुए एबिगेल उसे बचाना चाहती है, मगर वो जानती है अब बहुत देर हो चुकी है। जैसे ही वो निकलने लगती है कि संक्रमित माँ का ध्यान उसकी ओर चला जाता है। तभी एक सैनिक केसिस समय पर वहां आकर एबिगेल की माँ को सिर में गोली मारकर उसे बचा लेता है, मगर तभी लियो भी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। केसिस मजबूरी में लियो की जिंदगी खत्म कर देता है। 10 साल बीत जाते हैं। अब जब दुनिया की आबादी सिर्फ 10% रह गई होती है, एबिगेल बड़ी होकर एक मजबूत और ट्रेनिंग ली हुई लड़की बन चुकी होती है। केसिस ने उसे लड़ाई और शूटिंग में माहिर बना दिया होता है। अब धरती पर करोड़ों ज़ॉम्बी फैले होते हैं, और इंसानों को सिर्फ ज़ॉम्बी से ही नहीं, बल्कि खाने पीने की चीजों और बेरहम बचे हुए इंसानों से भी जूझना पड़ता है। जैसा कि कई रातों से होता आया है, एबिगेल और केसिस जंगल में एक टेंट लगाकर सोते हैं। वहां उन्होंने ट्रिप वायर और घंटियां लगा रखी होती हैं, ताकि जरा सी हलचल होते ही उन्हें पता चल सके। और सचमुच रात में सोते सोते घंटियां बज उठती हैं। केसिस बाहर निकलकर देखता है और एक ज़ॉम्बी को मार गिराता है। उन्हें एहसास हो जाता है कि अब ये जगह सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो जल्दी से टेंट समेटकर निकलने लगते हैं। रास्ते में उन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। पास जाकर देखते हैं कि घाटी में एक कार खड़ी है और उसके पास एक औरत पर ज़ॉम्बीज हमला कर रहे हैं। दूर से स्कोप लगाकर केसिस और एबिगेल हालात देखते हैं। एबिगेल मदद करना चाहती है, लेकिन गलती से एक इंसान को गोली मार देती है, जो वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों दौड़कर नीचे आते हैं और देखते हैं कि वो आदमी पहले ही काटा जा चुका है और अब ज़ॉम्बी बनने वाला है। केसिस मजबूरी में उसकी जान ले लेता है ताकि वायरस आगे न फैले, लेकिन तभी चिड़ियाओं वहां पहुंच जाती हैं। ये उसी मरे हुए आदमी के साथ ही होते हैं। जब उनमें से एक उसका शव देखता है तो उसे गोली का निशान नजर आता है। अब उन्हें शक हो जाता है कि केसिस और एबिगेल लुटेरे हैं। मामला और बिगड़ जाता है क्योंकि केसिस उस आदमी के जूते भी उतार चुका होता है। केसिस शांत रहकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले गुस्से में कहते हैं, ओह हमें तो है, तुम छोटे दोनों तरफ से बंदूकें तनी होती हैं। तभी उन गाड़ियों में से एक प्रेग्नेंट औरत मेगन बाहर आकर बीच बचाव करती है। जब एबिगेल से पूछा जाता है तो वो बताती है कि वो लोग बस सुरक्षित जगह ढूंढ रहे हैं। तभी अचानक दर्जनों ज़ॉम्बी पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। मेगन सबको जल्दी से निकलने को कहती है ताकि भीड़ बन चुके ज़ॉम्बीज उन्हें पूरी तरह से घेर न लें। गोलियां भी कम हो चुकी थीं और चारों तरफ अनगिनत ज़ॉम्बीज का हमला जारी था। हालात बेकाबू होते देख कैशस और एबिगेल ने पीछे हटने का फैसला लिया और मेगन को भी साथ ले लिया, क्योंकि उसका डिलीवरी का टाइम काफी नजदीक आ चुका था। रास्ते में कैशस ने मेगन से पूछा कि वो और उसका पति डेविड वहां क्या कर रहे थे। मेगन ने बताया कि वो लोग नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहे थे, एक जगह जिसे बोट सिटी कहा जाता है। यही एक जगह बची थी जिसे अभी भी इंसानों के लिए सुरक्षित माना जाता था। दरअसल उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो चुका था। उस हादसे के बाद मेगन ने कैशस से गुजारिश की कि उन्हें भी अपने साथ ले चले, लेकिन रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। तब कैशस ने सबको अपना नाम बताकर कहा कि अब जल्दी से सामान समेटो और पैदल ही आगे बढ़ना होगा। वो मेगन की प्रेगनेंसी को अनदेखा नहीं कर रहा था, बल्कि सबकी सुरक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी था। रात होने से पहले उन्हें कहीं न कहीं ठिकाना ढूंढना ही था। आखिरकार वे एक पुराने वीरान मकान में पहुंचे। कैशस और एबिगेल पहले अंदर जाकर देख लेते हैं कि जगह सुरक्षित है या नहीं।
रात ढलते ही कैशस ने वहां भी वही अलार्म सिस्टम लगाया, ट्रिप वायर और घंटियां जैसे वो जंगल में लगाया करते थे। सब कुछ सुरक्षित होने के बाद कैशस ने मेगन और डेविड को बोट सिटी पहुंचने का सबसे तेज रास्ता बताया, लेकिन उसने साफ कह दिया कि वो और अबीगेल उनके साथ नहीं आएंगे क्योंकि उन्हें अभी एक और मिशन पूरा करना है। ये सुनकर डेविड और मेगन दोनों हैरान और मायूस हो गए। उन्हें लगा था कि कैशस भी उनके साथ चलेगा, लेकिन कैशस ने साफ शब्दों में कहा कि इस दुनिया में कोई भी जगह अब पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। असली रास्ता सिर्फ यही है कि चलते रहो, भागते रहो, एक जगह से दूसरी जगह जाओ और ज़ॉम्बीज से आगे बने रहो, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, नॉर्थ हो या साउथ। जब तक ये जिंदा लाशें धरती पर हैं, कोई भी जगह हमेशा के लिए सुरक्षित नहीं है। या तो लड़ो या भागते रहो, बस यही सच है। अबीगेल इस सोच से सहमत नहीं थी। उसने कैशस को समझाने की कोशिश की कि कम से कम बोट सिटी तक मेगन और डेविड को छोड़कर आएं, लेकिन कैशस ने साफ मना कर दिया। उसके लिए इस दुनिया में अब कोई अच्छे लोग नहीं बचे थे और जो मुश्किलें उनके सामने आ रही थीं, वो अबीगेल की लापरवाही और उसकी जिद की वजह से थीं। रात में अबीगेल निगरानी पर थी और मेगन सो रही थी। इस बीच डेविड और कैशस आपस में बात करने लगे। डेविड ने कैशस की तारीफ की कि कैसे उसने अब तक उन्हें बार बार मौत से बचाया है। उसकी सच्चाई और मेगन की हालत देखकर आखिरकार कैशस का दिल पिघल गया। उसने तय किया कि वो मेगन और डेविड को बोट सिटी तक छोड़ने जरूर जाएगा। अगली सुबह जब अबीगेल ऊपर से पहरा दे रही थी, तभी उसने झाड़ियों में से एक ज़ॉम्बी निकलते देखा। वो तुरंत नीचे भागी और कैशस को चेतावनी दी, लेकिन इतने में ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया। जल्द ही वो पूरी भीड़ जो उन्हें घाटी से पीछा कर रही थी, इस सुनसान शहर तक पहुंच गई। उनमें से एक ज़ॉम्बी ने गलती से उस ट्रिप वायर को छू लिया, जिससे अलार्म बज उठा। असल में कैशस और बाकी लोग पहले ही वहां से निकल चुके थे और उन्हें दूर धमाके की आवाज सुनाई दी। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि पूरी भीड़ उनके पीछे लग चुकी है। भागते भागते रास्ते में उन्हें एक खड़ी कार दिखाई दी। कार का ड्राइवर अंदर मृत पड़ा था और उसके सिर में गोली का निशान था। उसने अबीगेल को मकान के अंदर भेजा कि देख ले कहीं कोई ज़ॉम्बी छिपा तो नहीं। अबीगेल को अंदर कुछ खास नहीं मिला, बस कुछ खाने के डिब्बे मिले। इसी बीच कैशस ने कार का ट्रंक खोला और उसमें से एक व्हील चेयर निकाल ली। अब मेगन काफी थक चुकी थी, इसलिए ये उनके काम आ सकती थी। आखिरकार वो सब एयरपोर्ट पहुंचते हैं। जगह पूरी तरह सुनसान थी और वहां कोई भी प्लेन नजर नहीं आ रहा था। एबिगेल जब चारों ओर नजर दौड़ाती है तो अचानक उसे एहसास होता है कि यही वही एयरपोर्ट है जहां उसके पिता काम करते थे। वह तुरंत हैंगर की तरफ दौड़ती है, ये देखने कि क्या उसके पिता का प्राइवेट प्लेन अब भी वहां है। किस्मत से हैंगर के अंदर एक पुराना जहाज अभी भी मौजूद था। भले ही वो जर्जर था और स्टार्ट नहीं हो रहा था, लेकिन उसका ढांचा अब भी मजबूत था। सबने मिलकर उसे बाहर धकेला और मरम्मत शुरू कर दी। डेविड और मेगन ने अपने कॉलेज इंटर्नशिप के 3 महीने का अनुभव याद करके इंजन पर काम करना शुरू किया, जबकि केशस और एबिगेल आसपास का इलाका देखने निकल गए। लेकिन गश्त करने की बजाय केशस कंट्रोल टावर में आराम कर रहा था। ऊपर से उसे दर्जनों ज़ॉम्बीज नजर आए जो डेविड और मेगन की तरफ दौड़े चले आ रहे थे। वो तुरंत नीचे भागा और सबको चेतावनी दी कि जितनी जल्दी हो सके प्लेन तैयार करो। घबराहट में डेविड और मेगन इंजन पर काम तेज कर देते हैं। ज़ॉम्बीज बस 3 मिनट की दूरी पर थे। जैसे ही हालात बिगड़ने लगे, आखिरी पल में एबिगेल ने जहाज को उड़ाने में कामयाबी पा ली। लेकिन तभी एक नई मुसीबत आ गई। इंजन से धुआं निकलने लगा और वो बंद हो गया। चूंकि यह एबिगेल का पहली बार प्लेन उड़ाना था, वह बिल्कुल घबरा गई। नतीजतन प्लेन क्रैश हो गया। गनीमत ये रही कि सबको बस मामूली चोटें आईं और मेगन का गर्भ सुरक्षित रहा। बिना देर किए सब वहां से निकल पड़े ताकि ज़ॉम्बीज उनका पता न लगा लें। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक पुराना रेलवे स्टेशन मिला जो पूरी तरह जर्जर हालत में था। क्योंकि बोट सिटी पैदल जाने में अब भी 2 दिन की दूरी पर था, सबने तय किया कि यहाँ आराम करके अपनी ताकत वापस जुटाएंगे। रात होते ही जब सब सामान व्यवस्थित कर रहे थे, तभी डेविड ने चुपके से वह पिस्तौल उठा ली जो केशस ने उसे एयरपोर्ट पर दी थी। वह अकेले जाकर अपने सिर पर बंदूक तान लेता है। दरअसल एयरपोर्ट की घटना के दौरान डेविड को ज़ॉम्बी ने काट लिया था। वह नहीं चाहता था कि खुद मेगन या बाकियों के लिए बोझ बन जाए, इसलिए उसने खुदकुशी करने का सोचा। लेकिन आखिरी पल में वह रुक गया। उसे याद आया कि वह जल्द ही पिता बनने वाला है। इसी सोच ने उसे जीने का हौसला दिया। आगे चलते हुए अचानक डेविड का शरीर कांपने लगा और उसे बुखार जैसा महसूस हुआ। ये वायरस फैलने की शुरुआती निशानी थी। फिर भी उसने मेगन को चिंता में डालने से बचाने के लिए कुछ नहीं कहा और सबको आगे बढ़ने को कहा। केशस ने उसकी टांग पर पड़े घाव को देख लिया था। चुपके से वह डेविड के पास आया और उससे सच्चाई जान ली। डेविड ने वादा किया कि हालात बिगड़े तो वो मदद करेगा। बस उससे गुजारिश थी कि मेगन को कुछ न बताया जाए और उसे आखिरी वक्त तक
अपनी पत्नी के साथ रहने दिया जाए। उनकी यात्रा तब रुकी जब उन्हें एक अच्छी हालत में बना हुआ घर मिला। अचानक वहां लाइट जल उठी और एक स्पीकर से आवाज आई कि उनकी यहाँ आने की वजह क्या है। हमेशा की तरह लापरवाही दिखाते हुए एबिगेल आगे बढ़ी और बोली कि हमें बस दवा चाहिए क्योंकि डेविड घायल है। वह शख्स जिसका नाम नॉर्टन था काफी देर पूछताछ के बाद दरवाजा खोल देता है, लेकिन चूंकि केशस और एबिगेल के पास हथियार थे, उसने पहले उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा। घर के अंदर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। नॉर्टन ने उन्हें खाना, पीने का पानी और यहाँ तक कि नहाने के लिए गर्म पानी भी दिया। भले ही उसका अतीत साफ न था, मगर यह जाहिर था कि वह इस तबाही के बारे में गहरी समझ रखता है। जहाँ केशस इस पूरी महामारी को एक अंतहीन विनाश मानता था, वहीं नॉर्टन का मानना था कि यह इंसानियत की एक नई शुरुआत है जो उन्हें अमरता की ओर ले जाएगी। लेकिन बातचीत के दौरान डेविड की हालत बिगड़ती चली गई। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और घाव गहराता जा रहा था। वह बाथरूम चला गया जहां उसे महसूस हुआ कि वायरस उसके शरीर में तेजी से फैल रहा है। डेविड यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके सारे दोस्त बेहोश पड़े हैं। कुछ देर बाद वो खुद भी गिर पड़ता है। तभी नॉर्टन अपना आविष्कार दिखाता है, एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी इंसान में वायरस का संक्रमण पकड़ सकता है, जैसे डेविड में हुआ था। जब सबकी आंख खुलती है तो वे खुद को एक बेसमेंट में बंधा हुआ पाते हैं। नॉर्टन बेहद खुश दिखता है क्योंकि आखिरकार उसे अपने पागलपन भरे प्रयोगों के लिए वॉलंटियर्स मिल गए थे। नॉर्टन ने अपनी संक्रमित पत्नी को छोड़ने की योजना बनाई थी ताकि वह उन्हें एक एक करके मार सके, लेकिन डेविड, जो अभी पूरी तरह जॉम्बी में नहीं बदला था, उसने नॉर्टन की इस पागल योजना को नाकाम कर दिया और बाकी सबको आजाद कर दिया। वे जल्दी से नॉर्टन के हथियार और कार की चाबी लेकर वहां से भाग निकले। भागने के बाद एक बार फिर वही जॉम्बीज उनका पीछा करने लगे जो पिछले दिन से उनके पीछे पड़े थे। कैशस कार चलाकर सबको बोट सिटी की ओर ले जाता है जो उनका आखिरी ठिकाना था, लेकिन अचानक रास्ते में गिरे एक पेड़ ने उनकी राह रोक दी। अब डेविड, जो धीरे धीरे कमजोर हो रहा था, कैशस से विनती करता है कि वो मेगन को लेकर आगे बढ़ जाए। तभी मेगन को प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। कैशस उसे अपनी बाहों में उठाकर पूरी ताकत से किनारे की ओर दौड़ पड़ता है। अबिगेल भी उनके पीछे पीछे थी, लेकिन उसके पास गोलियां खत्म हो चुकी थीं। तभी किस्मत से बोट सिटी के सर्वाइवर्स उन्हें देख लेते हैं और जॉम्बीज को रोकने में मदद करते हैं, और इस तरह वे पहुंच जाते हैं उस मशहूर बोट सिटी में जिसे बड़े बड़े जहाजों और नावों पर बसाया गया था। उस रात भारी तनाव के बीच मेघन को तुरंत डिलीवरी रूम में ले जाया गया। आखिरकार मेघन ने बच्चे को जन्म तो दे दिया, लेकिन उसका शरीर बेहद कमजोर था। मरने से पहले मेघन कैशस से वादा लेती है कि वह उसके बच्चे की देखभाल करेगा और उसे इस बर्बाद दुनिया में जिंदा रखेगा। अगले दिन अबिगेल बोर होकर हार्बर के आसपास टहलने निकलती है। वहां वह कुछ लोगों को आर्म रेसलिंग करते देखती है, जिनमें से एक हैंडसम लड़का शामिल भी होता है। बातचीत के बाद शामिल उसे शाम को बार में बुलाता है। पहली बार अबिगेल एक पार्टी और जिंदगी की रौनक का मजा लेती है, लेकिन जब वो लौट रही होती है तो गलती से एक संदिग्ध कमरे में पहुंच जाती है। अंदर उसे एक अजीब सा डिवाइस दिखाई देता है जिसमें एंटेना और ट्रिगर लगा होता है। शामिल तुरंत उसे वापस रख देता है और बताता है कि ये सिर्फ इमरजेंसी में इस्तेमाल करने के लिए है। हालांकि उसे भी पूरी तरह पता नहीं कि ये करता क्या है। वह अबिगेल को एक सीक्रेट टनल भी दिखाता है जिसे बनाया गया था ताकि अगर कभी जॉम्बीज शहर पर हमला कर दें तो लोग भाग सकें। उधर नॉर्टन ने बोट सिटी पर हमला करने का फैसला कर लिया था। उसने अपने बनाए डिवाइस से कुछ जॉम्बीज को काबू कर लिया था और अब वह उसी फौज के साथ हमला करता है। जैसे ही गार्ड्स लापरवाह होते हैं, नॉर्टन अपनी योजना को अंजाम देता है। नॉर्टन और उसकी जॉम्बी आर्मी दीवार तोड़कर शहर पर हमला कर देती है। अबिगेल शामिल और बाकी गार्ड्स को सीक्रेट टनल संभालने को कहती है और खुद कैशस को ढूंढने निकलती है, जो इस वक्त बच्चे और बचाव कर रहे लोगों की मदद कर रहा था। इसी दौरान नॉर्टन अचानक आता है और अबिगेल पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। ये सब देखकर कैशस उसकी मदद को दौड़ पड़ता है। नॉर्टन उसे बेरहमी से पीटता है, लेकिन कैशस हार नहीं मानता और आखिरकार नॉर्टन के जॉम्बी कंट्रोल डिवाइस को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। बाकी बचे लोग किनारे पर सुरक्षित पहुंच जाते हैं, जबकि कैशस और अबिगेल अभी भी जहाज पर होते हैं और टनल की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी एक जॉम्बी अबिगेल को पकड़कर नीचे खींच लेता है। कैशस झटपट उस पर हमला करता है। अबिगेल दंग रह जाती है क्योंकि वो जॉम्बी कोई और नहीं, उसका अपना पिता था। उसकी पहचान उसके कंगन और पुरानी फैमिली फोटो से पक्की हो जाती है। समय कम था, इसलिए दोनों तुरंत टनल की ओर भागते हैं। कैशस उस जॉम्बी से लड़ता है जो अबिगेल का पिता था। अबिगेल पहले तो उसे मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाती, लेकिन जब उसने देखा कि कैशस फंस गया है
तो आखिरकार उसने गोली चलाकर अपने ही पिता को हमेशा के लिए मुक्ति दिला दी। आखिरकार सब कुछ खत्म होने के बाद बचे लोग एक नया घर ढूंढने निकलते हैं। अब जब उनका लीडर मर चुका था तो सब कैशियस से गुजारिश करते हैं कि वह उनकी अगुवाई करे और साथ मिलकर एक नई सभ्यता बनाए। फिल्म यहीं खत्म हो जाती है, लेकिन उनकी असली जंग अब शुरू हुई थी। तो दोस्तों, ये थी इंसानी जज्बे और जिंदा रहने की जंग की कहानी। अगर आपको ये सफर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। फिर मिलेंगे एक और खतरनाक और दिल छू लेने वाली कहानी के साथ।